नमस्कार एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। तो आज हम 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज है चीता प्रोजेक्ट से, जहां पर कूनो नेशनल पार्क में 2 चीतों की मौत हो गई है। इनमें से सबसे पहले उदय नाम के मेल चीता की, जो कि 6 वर्ष का था, 23 अप्रैल 2023 को उसकी कूनो नेशनल पार्क में मृत्यु हो गई। और दूसरे फीमेल चीता जो कि 27 मार्च 2023 को मृत्यु हो जाती है। ये भारत के चीता प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब कूनो नेशनल पार्क में 20 में से 18 चीते ही बचे हैं। इसके साथ ही सरकार चीतों के कंजर्वेशन के लिए साउथ अफ्रीकन मॉडल, जिसमें चीतों को फेंस रिजर्व में रखा जाता है, में रखने का प्लान बना रही है। अब इन 2 चीतों की मृत्यु कैसे हुई, तो देखिए बताया जा रहा है कि इन दोनों चीतों की मृत्यु अन्य जानवर जैसे शेर व टाइगर के द्वारा शिकार किए जाने के कारण हुई है। अब चीता के बारे में जान लेते हैं। तो चीता का साइंटिफिक नाम है एसियोनिक्स जुबैटस। चूंकि चीता भारत में विलुप्त हो गए थे, तो भारत सरकार ने जनवरी 2022 में चीता को भारत में फिर से लाने के लिए एक एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस करती है, जो कि सबसे पहले 2009 में लाया गया था और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। सितंबर 2022 में भारत नामीबिया से 8 चीते इंपोर्ट करता है और इन्हें कूनो नेशनल पार्क में रखा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत के द्वारा लाए गए चीते दुनिया के पहले इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था। अब हम अफ्रीकन चीता की बात करते हैं, तो ये थोड़े भूरे और गोल्डन स्किन वाले होते हैं तथा एशियाटिक चीता से थिकर भी होते हैं। ये पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ये IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा एशियाटिक चीता अफ्रीकन चीता से थोड़े छोटे होते हैं और ये केवल ईरान में पाए जाते हैं। वहां इसकी संख्या केवल 12 ही है। ये चीता IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के गवर्नर को यह कहा है कि सभी गवर्नर राज्यों के द्वारा पास किए गए बिल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लियर करें। सुप्रीम कोर्ट के ये डायरेक्शन ऐसे समय में आए हैं जहां तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गवर्नर की सहमति के लिए बहुत सारे बिल्स पड़े हुए हैं। ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 200 को ध्यान में रखते हुए दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी बिल को अपनी सहमति देना चाहिए या उसे हाउस को फिर से रिटर्न कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किसी बिल को सहमति देने के लिए राज्यपाल के पास क्या पावर्स हैं। तो अगर बिल्स ऑर्डिनरी बिल हो तो हाउस द्वारा पास बिल के साथ राज्यपाल 4 ऑप्शंस उपयोग कर सकते हैं। पहला, राज्यपाल बिल को सहमति दे दें और बिल एक्ट में परिवर्तित हो जाए। दूसरा, बिल को राज्यपाल विदहोल्ड कर ले और बिल खत्म हो जाता है और एक्ट नहीं बन पाता है। तीसरा, बिल को राज्यपाल लेजिस्लेचर को फिर से रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं और यदि बिल हाउस द्वारा फिर से बिना अमेंडमेंट या अमेंडमेंट के साथ पास होता है तो उसे राज्यपाल को अब अपनी सहमति देनी ही होगी। चौथा, बिल को राज्यपाल द्वारा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख लिया जाता है। अब यदि बिल मनी बिल हो तो राज्यपाल के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। राज्यपाल बिल को अपनी सहमति दे दें और बिल एक्ट में बन जाएगा, राज्यपाल बिल को विदहोल्ड कर लें और राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लें। अब हम अपने अगले न्यूज पर आते हैं। तो न्यूज सिपरी से निकल कर आ रही है। तो सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो स्वीडन बेस्ड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जो कॉन्फ्लिक्ट, आर्म्स कंट्रोल, आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट को लेकर रिसर्च करता है। तो सिपरी ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि पिछले साल 2022 में दुनिया में डिफेंस में कितने खर्चे हुए हैं, उसमें वो बताया गया है। तो इस रिपोर्ट से ये बात सामने आती है कि साल 2022 में अमेरिका, चीन, रूस, भारत और सऊदी अरब दुनिया के 5 सबसे बड़े डिफेंस स्पेंडर्स हैं, जो पूरी दुनिया का अकेले ही 63% मिलिट्री स्पेंडिंग करते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बात सामने आती है कि पिछले साल पूरे दुनिया में डिफेंस एक्सपेंडिचर में 3.60% की बढ़ोतरी हुई है, जो अब $2.24 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। इसमें हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत 81.4 बिलियन डॉलर के डिफेंस एक्सपेंडिचर के साथ पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर बना हुआ है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह बात भी सामने आती है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अपने अब तक के सबसे ऑल टाइम हाई लगभग 16,000 करोड़ को भी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में क्रॉस कर गया है। अब अगले न्यूज पर आते हैं जो सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर है। रिसेंटली भारत में प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा एक पेपर रिलीज किया गया है जिसका टाइटल है इंडिया ट्राइस्ट विद अ सर्कुलर इकोनॉमी।
तो अब हम बात करते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है। तो सर्कुलर इकोनॉमी एक आर्थिक प्रणाली है जहां प्रोडक्शन के संसाधन संगठित होते हैं और उन्हें फिर से उपयोग के लिए रिसाइकिल भी किया जा सकता है। अब भारत का वर्तमान इकोनॉमिक मॉडल काफी हद तक लीनियर है, जहां रिसोर्सेज को निकाला जाता है, उन्हें प्रोसेस किया जाता है और उन्हें बेचने योग्य बनाने के लिए उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अब भारत के लिए इसका क्या महत्व है? तो सर्कुलर इकोनॉमी से भारत को नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन घटाने में सहायता मिलती है। इसके अलावा इससे वेस्ट को कम करके एक इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मॉडल बनाने में सहायता मिलती है। अब सर्कुलर इकोनॉमी को अचीव करने के चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो देखिए, इसमें भारत में सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर जागरूकता की कमी है। इसके अलावा भारत में वेस्ट मैनेजमेंट में अच्छा नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि भारत में रिसाइकल प्रोडक्ट्स की उपलब्धता लिमिटेड है। अब हम अगली न्यूज पर आते हैं। तो ये न्यूज यूरोप से है, जहां पर बेल्जियम में दूसरा नॉर्थ सी समिट का आयोजन किया गया है। नॉर्थ सी समिट में 9 यूरोपियन देश बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स आते हैं। इसके अलावा नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम भी इस ग्रुप में आते हैं। इस नॉर्थ सी समिट का लक्ष्य यह है कि नॉर्थ सी 2050 तक ऑफशोर वाइंड एनर्जी कैपेसिटी के मामले में पूरे यूरोप का पावर हाउस बने, जो 2030 तक 120 गीगावाट से लेकर 2050 तक 300 गीगावाट तक एनर्जी को प्रोड्यूस करे। अब हम अगर अपने देश भारत की बात करें तो भारत विंड एनर्जी के मामले में पूरी दुनिया में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसमें फरवरी 2023 तक 42 गीगावाट विंड एनर्जी भारत में प्रोड्यूस की जा रही है। इसके अलावा भारत में नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 एक्ट को लाया गया था, जो विंड सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है। इसके साथ ही आप सभी के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि नॉर्थ सी किसका पार्ट है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन अटलांटिक ओशियन, दूसरा आर्कटिक ओशियन, तीसरा पैसिफिक ओशियन और चौथा इंडियन ओशियन। आप सभी लोग अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सही उत्तर को हम वीडियो के अंत में बताएंगे। अब अगली न्यूज पर आते हैं। तो अगली न्यूज है नोटिफिएबल डिसीज को लेकर। हाल ही में मलेरिया पूरे भारत में एक नोटिफिएबल डिसीज के रूप में मार्क होने जा रही है। तो अब क्वेश्चन यह आता है कि ये नोटिफिएबल डिसीज होते क्या हैं? तो नोटिफिएबल डिसीज वो डिसीज होते हैं जिसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। यह अथॉरिटीज को ऐसे डिसीज को मॉनिटर करने में सहायता करता है, जिससे अथॉरिटीज इसके आउटब्रेक को पॉसिबल अर्ली वार्निंग्स देते हैं, जिससे इसे कंटेन करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा भारत सरकार ने कोलेरा, लेप्रोसी, प्लेग, टीबी, एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को नोटिफिएबल डिसीज की श्रेणी में शामिल किया है। अगली न्यूज जापान से है, जहां जापान की एक स्टार्टअप आई स्पेस का मून लैंडर चंद्रमा के सतह पर क्रैश हो गया है। इस लैंडर का नाम हाकुतो आर था, जिसने चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग के वक्त एल्टीट्यूड को मिसकैलकुलेट किया और उसका स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट टूट जाता है, ऐसा आई स्पेस कंपनी ने कहा है। इसके अलावा इस कंपनी ने यह भी बताया कि यह किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारने का पहला प्रयास था। अभी तक चंद्रमा की सतह पर केवल अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन ने अपने लैंडर उतारे थे। इसके अलावा हाल ही के वर्षों में भारत और इजराइल के मून लैंडर भी चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफल नहीं हो पाए थे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।